नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब कोरोना की तीसरी लहर की बात हुई तो हम सबने सावधानियां रखना शुरू कर दिया। फिर ओमिक्रॉन की चर्चा शुरू हो गई। अब देश में लगातार 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आ रही हैं। फिर भी कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब, कोरोना का ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है, ये वेरिएंट इतना असर नहीं डाल पा रहा है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये खास प्रोग्राम आपके लिए ही है। जी हां, आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की ही और इससे जुड़ी नई जानकारियों की। जापान में हुई एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि दूसरे सभी वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है। अब ग्राफिक के जरिए देखिए ओमिक्रॉन की नई जानकारियां आखिर क्या हैं। तो नई रिसर्च से कई बड़े खुलासे हुए हैं ओमिक्रॉन को लेकर। ग्राफिक के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोरोना का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, त्वचा पर 21 घंटे तक रह सकता है। त्वचा पर सबसे ज्यादा दिनों तक रह सकता है ओमिक्रॉन। इसके साथ ही प्लास्टिक पर 8 दिन तक रह सकता है ये वायरस। आप समझिए, प्लास्टिक पर 8 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। जापान में क्योटो करीब 17 घंटे तक डेल्टा वेरिएंट रह सकता था और इसके बाद अभी जो प्लास्टिक का रहने की बात सामने आ रही है वो 8 घंटे तक ओमिक्रॉन के वेरिएंट की बात सामने आ रही है। दरअसल पर्यावरण में स्थिरता ओमिक्रॉन वेरिएंट की पाई गई है। दुनिया में ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव काफी ज्यादा हो रहा है। तो अब बात सिर्फ दुनिया की नहीं, बल्कि 25 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के BA.1 वेरिएंट के 10 से ज्यादा मरीज मिले थे और इनमें बच्चे भी शामिल हैं। नए आए मरीजों के फेफड़ों में भी 5% से 40% तक इंफेक्शन मिला है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश का शहर इंदौर इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर शहर में ही है। इंदौर में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.2 के 12 मरीज सामने आए हैं। डॉक्टरों की माने तो ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है और इसका संक्रमण लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तकरीबन 5% से लेकर 40% के आसपास संक्रमण आपके लंग्स में पहुंच जाता है। ये डॉक्टरों की सलाह है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी, खांसी और जुकाम जैसे लक्षणों को हल्के मना ले। इशारा कर रहे हैं कि अगर आपको जरा से भी लक्षण होते हैं तो आप इसको हल्के में ना लें, तुरंत डॉक्टर्स की सलाह लें, अपना टेस्ट कराएं और जो भी उचित इलाज होता है आप उसको अपनाएं। आइसोलेट खुद को कर लें और आपको अस्पताल की जरूरत पड़ती है तो तुरंत आप अस्पताल में एडमिट भी हो जाएं, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है बहुत जल्दी लोगों में फैलता है और इसके रहने की संभावनाएं, जिंदा रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ये बताया जाता है कि 21 घंटे से भी ज्यादा त्वचा पर यह जिंदा रह सकता है। इसके साथ ही प्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लास्टिक पर 9 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपकी त्वचा पर या आपके आसपास, आपके घर में कहीं प्लास्टिक पर ये वायरस पहुंच जाता है तो आपके संक्रमित होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे में सावधानियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि BA.1 के बाद BA.2 भी ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ गया है और अब नई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये अधिक संक्रामक भी है। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। अभी कोई राज्य, बड़ा राज्य में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले एक हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपनी पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। कि जो मॉडल और जो पैंडेमिक की नेचर होता है कि जितनी तेज़ी से अगर वो फैल रहा है तो इसका मतलब बड़ी तेज़ी से जनसंख्या में इन्फेक्शन हो रहा है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि ऐसे व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड नहीं हैं उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। और ये तेज़ी से संख्या कम होकर इतनी कम छोटी हो जाती है कि उसके बाद संक्रमण को फैलने के लिए लोग ही नहीं मिलते और इसलिए उसकी संख्या बड़ी तेज़ी से फिर गिरती है। तो 2 हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। दोनों ही डॉक्टर हमारे साथ हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ओमिक्रॉन है क्या। डॉक्टर अजीत सक्सेना हैं, डॉक्टर विवेक जोशी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजीत, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं सर। अभी जो ओमिक्रॉन का हम जिक्र कर रहे हैं, लोगों की जुबान पर एक शब्द है
कि ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर ओमिक्रॉन आपको होता है तो आपकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो नई रिसर्च हुई है उसमें बताया गया है कि ज्यादा संक्रामक है। 21 घंटे तक त्वचा पर रह सकता है और 8 से 9 दिन तक प्लास्टिक पर भी ये रह सकता है। कितना ज्यादा ये खतरनाक है सर? एक बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा मकसद डराना नहीं है लोगों को, लेकिन सही चीज जो है वो बताना है। अब ओमिक्रॉन को लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत ऐसा ले रहे हैं कि इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अभी कल ही हाल ही में नोएडा में 2 डेथ्स हुई हैं इस ओमिक्रॉन की वजह से जी। और अब तो इंदौर में जैसे आपने बताया कि इसका वेरिएंट आ गया है। ये वेरिएंट इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों को मिला के बना है। ओमिक्रॉन की फैलने की शक्ति जी। और डेल्टा की चेस्ट को अफेक्ट करने की शक्ति। तो ये तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है और हमें एहतियात रखना चाहिए। अभी समय नहीं आया है कि हम इतना रिलैक्स हो जाएं। जरूरत है कि ये समझें, हिंदुस्तान की जनता ये समझे जी कि अभी खतरा पूरा नहीं हुआ है। अगर इस तरह के हालात रहे तो फरवरी में एक और वेव आ सकती है। ठीक है डॉक्टर विवेक जी 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 ठीक है सर, कंप्लीट कर लीजिए सर आप। मैं समझता हूँ कि बूस्टर डोज लेना 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है, वो जरूर लें क्योंकि उससे ही बचाव हो सकता है। और दूसरी वेव के बाद जब हम वैक्सीन लगवाई थी तो उसके बाद बचाव, तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर विवेक, कोविड का संक्रमण डेल्टा का हमने सामना किया, डेल्टा प्लस आया, ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन में भी BA.1 के बाद BA.2 आ गया और अब ये सामने आ रहा है कि ज्यादा संक्रामक है, यानी कि आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और डॉक्टर अजीत अभी जिस तरीके का जिक्र कर रहे हैं कि एक और वेव का हमें सामना ना करना पड़े, इसलिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब के बीच में वैक्सीन की दोनों डोज के बाद बूस्टर डोज को लेकर आपका ओपिनियन क्या है? मेरा कहना यह है कि चाहे हम पहली वेव से लेके दूसरी वेव और तीसरी वेव और हर तरह के हमने एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो देखे हैं और उसके संदर्भ में क्योंकि हम लोग बिल्कुल फर्स्ट लाइन फ्रंट वॉरियर्स रहे हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। और जिस तरह से बूस्टर डोज भी देने का संकल्प लिया गया है और हम लोग देखते हैं कि डेटा एनालिसिस के बेसिस पे जिन जिन को बूस्टर डोज भी लगा है उनको भी काफी बेनिफिट मिला है और वो क्रिटिकलिटी से बच जाते हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा हैं क्योंकि ये संक्रामक है पर क्रिटिकलिटी से बचते हैं, तो बूस्टर डोज मस्ट है। और ये जो जहां पर भी हम नियम के तौर पे इनको बना सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां प्रॉपर रूल बना के सबका हमको ऑफिशियल डेटा लेना चाहिए कि 100% बूस्टर डोज लग गए हैं या नहीं। ठीक है डॉक्टर अजीत, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, अभी मास्क को लेकर कोई सावधानी और है या फिर वही हम कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, N95 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सा मास्क इसमें ज्यादा कारगर है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि N95 मास्क इज द बेस्ट, लेकिन ये उन लोगों को लगाने की आवश्यकता है जिनका आमना सामना होता है जी ओमिक्रॉन पेशेंट से, जैसे हम डॉक्टर्स लोग हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए अनिवार्य है। बाकी जगह सर्जिकल मास्क जो है वो गुड इनफ। मतलब ये है कि एक बैरियर होना चाहिए बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, किसी भी तरह का लगाएं, चाहे कपड़े का ही लगाएं, लेकिन मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है। ठीक है डॉक्टर विवेक, अभी जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, ये कहा जा रहा था कि ये फैलता तो बहुत तेजी के साथ है लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट लोगों पर नहीं करता है, यानी कि सिचुएशन क्रिटिकल नहीं होती है, अस्पताल में जाने की जरूरत कम से कम नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आईसीयू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसकी वजह क्या है? क्या वैक्सीन लेने के बाद इसका असर कम हो जाता है, ये वजह माना जाए, या फिर पहले से ही ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसमें इतना दम नहीं है? इसमें एक्चुअली
वापस से रिसर्च चालू है, पर इसमें दोनों तथ्य जो हैं, दोनों का एक अपना अपना रोल है। तो पहला तो तथ्य यह है कि वैक्सीनेशन का डेफिनेटली फर्क पड़ा है, क्योंकि दूसरी वेव के टाइम में भी हम लोग सोच रहे थे चलो कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी आ गई होगी, बट दूसरी जो डेल्टा वाली वेव थी इसने तो बिल्कुल तहस नहस कर दिया था सिस्टम को, और बहुत ज्यादा मॉर्टिलिटी आंखों से देखना पड़ती थी। तो उस तरीके से तीसरे में भले ही जनता बहुत आसानी से ले रही थी, पर हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने और प्रशासन ने इसको बहुत सतर्कता से लिया है, और अभी भी रोज हम लोग जो मोटिवेशनल मैसेजेस रहते हैं कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजर करना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से हमको फर्क जरूर पड़ा है, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन की पूरी डोज या तो नहीं मिली है या वो कैरियर्स हैं। स्पेशली जैसे अभी बच्चे खेलने जाते हैं गार्डन्स वगैरह में, वो भी एक कैरियर हो सकते हैं। और अब इस समय हम लोग को बहुत सारे ऐसे एज ग्रुप देखने मिले हैं, जैसे लेस देन 15 ईयर्स भी, जिसमें कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि किसी को आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ रही है, पर उनमें जो गले तक का इन्फेक्शन बहुत कॉमन दिखने में आया है, लंग्स के इन्फेक्शन में नहीं है। पर इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय भी हमारे पास में आईसीयू में पेशेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओमाइक्रॉन में पेशेंट जो है वो आईसीयू में नहीं है, पर आईसीयू में जनरली वो पेशेंट हैं जिनका या तो कि किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका है, या फिर डायबिटीज उनकी जो सीवियरिटी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो हमें ये चीज जान के चलना पड़ेगा कि अगर हमारी रिकवरी रेट 93% है, जो बहुत अच्छी है, पर 7% अभी भी लोग ऐसे हैं जो दिक्कत में है। और उन 7% में भी ये बोलना चाहूंगा मैं कि जिस परिवार का एक मरीज उस स्थिति में है, उसके लिए वो 100% है, भले ही वो 7% में आते हैं, उसके लिए 100% है। तो सतर्कता अभी रखना जरूरी है। लेकिन सर 40% तक इसमें फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, इन्फेक्शन मिल रहा है, ये भी खबर है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अभी और एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि हम लोग के पास में अभी कहना चाहिए कि पिछले 15 दिनों में थोड़ा सा सर्द ऐसा आया है कि जिसमें कि आईसीयू के रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट बढ़ गए हैं। अदरवाइज 15 दिन पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी। तो हमारे और दूसरे स्टेट्स का भी अभी एनालिसिस जारी है। मे बी अनदर 5 डेज में हम लोग थोड़ा सा इस स्थिति में आ पाएंगे कि हम उसको एक तथ्य के रूप में रख सकेंगे कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है। और जैसे डॉक्टर सक्सेना ने भी बोला कि ये ऐसा नहीं है कि इस लाइन के बाद में खाली ओमिक्रॉन ही रहेगा या खाली डेल्टा ही रहेगा। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन, और उन दोनों के बीच का भी एक म्यूटेशन होके कुछ तीसरा स्वरूप लेके फिजियोलॉजी शरीर की बनती है, जो कि लंग को इन्वॉल्व करती है और दिक्कत देती है। तो हमें तो ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमको तीसरे वेरिएंट्स के भी संभावना रखने पड़ेगी। तो जब तक कि हम पूरी तरह से वापस से एक बड़ा गैप नहीं आ जाता है पीक आने के बाद में, तब तक के लिए हमको हमेशा क्वेरी बनी रही कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वायरस का। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि शुरुआत में आपने एक जिक्र किया था हमें इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, या फिर नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। तो इस बीच हम भी चाहते हैं कि अपने दर्शकों को सिर्फ हम यही ना बताएं कि ये कितना खतरनाक है, हम पॉजिटिव खबरें भी बताएं। उसी सिलसिले में एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर पॉजिटिव क्या हो सकता है। दरअसल बूस्टर डोज का ओमिक्रॉन पर जो बूस्टर डोज है वो इससे काफी हद तक बचा सकता है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, ये आईसीएमआर की ओर से भी कहा गया है। ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा से बचाएगा, ये आईसीएमआर की ओर से कहा गया है। ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में एंटीबॉडी बनती है, ये भी आईसीएमआर ने कहा, और डेल्टा से ये वायरस जो है वो आपको बचाता है। यानी कि अगर आपको ओमिक्रॉन होता भी है तब एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर डेवलप होती हैं, ये आईसीएमआर की ओर से कहा गया है। इस पर डॉक्टर अजीत, मैं आपसे सर रिएक्शन चाहूंगा। आईसीएमआर की ओर से कहा जा रहा है कि अगर ओमिक्रॉन आपके अंदर आपको होगा तो शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी और डेल्टा वेरिएंट से भी आपको बचाएगा। इसका मतलब आप थोड़ा समझाइए सर। सजेशन है जी कि अगर डेल्टा से जो वैक्सीन दी जा रही है डेल्टा का प्रोटेक्शन करने के लिए, वो ओमिक्रॉन के लिए भी प्रोटेक्शन करती हैं। अब इसमें काफी भेदभाव है। कई लोग कहते हैं कि फाइजर वाली वैक्सीन कवर नहीं करती है ओमिक्रॉन को। ये तो आगे टेस्ट ही बताएंगे कि करती कि नहीं। हम जो हिंदुस्तान में वैक्सीन चल रही है कोवैक्सीन, ये दोनों कवर करती हैं ओमिक्रॉन को, ये तो प्रूव हो चुका है। और आईसीएमआर इसी बेसिस पे कह रहा है कि वैक्सीनेशन अभी भी जरूरी है।
जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगाए हैं, पहली या दूसरी डोज, उनको तो डेफिनेटली लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी रहेगा वायरस। और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो डिफरेंट फॉर्म्स में आता रहेगा और हमें तंग करता रहेगा। इसलिए पहली डोज दूसरी डोज अनिवार्य है। बूस्टर डोज जैसी अवेलेबल होती हैं, 60 से ऊपर के व्यक्तियों के लिए अवेलेबल है, वो तो लगवानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर जोशी, एक चीज मैं आपसे सर समझना चाहूंगा, असल में बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये भी रहती है कि खुद से ही वैक्सीन का एनालिसिस वो लोग कर लेते हैं। और हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसने कहा हो कि कोई भी एक वैक्सीन हम उठाकर देखें जो कि कारगर नहीं है किसी भी वेरिएंट पर। नहीं, कोई भी वैक्सीन ऐसा क्लियर कट नहीं बोल सकती है कि इसमें इसका असर रहेगा या नहीं रहेगा। और हाल फिलहाल के लिए, जबकि हम रूटीनली लोगों को सालों लग जाते थे एक वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए, और इस समय हम लोगों ने पिछले 1-2 साल से हम लोग बातें कर रहे हैं, उसमें हमने ये जाना है कि हर चीज को एक वार फुट लेवल पे किया गया है। तो हर जो चेक और वो उसके दायरे होते हैं, उनको कई बार हम लोगों ने उसको जंप करके भी चीजें मार्केट में लाने की कोशिश की है, और जो जरूरी भी थी। मतलब उसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर हम इस रिसर्च करने के बेसिस पे 5 साल बाद लाते तो उसका मतलब नहीं निकलता। तो इस समय जो हमारे पास उपलब्धता है और जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में, उसमें ये है कि एटलीस्ट हम लोग के पास में जो अवेलेबल वैक्सीन, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन है, और भी तो कुछ वैक्सीन आए थे, जैसे स्पुतनिक वगैरह आया था, पर स्पुतनिक के जो लेने वाले लोग थे वो कंपैरेटिवली कम थे, तो उसका उतना डेटा हमारे पास में नहीं है। पर एटलीस्ट कोविशील्ड और कोवैक्सीन में हमको कहीं पे भी कोई ऐसा परिवर्तन नहीं मिला, जैसा कि एक वैक्सीन ज्यादा अच्छा था, एक दूसरा ज्यादा अच्छा था, या इसको लगाने से हमको ये वाले वेरिएंट से फायदा मिला, उससे मिला। तो कुल मिलाकर वैक्सीनेशन दोनों हैं, और उनका जैसे जैसे उपलब्धता के हिसाब से हम लोग एज ग्रुप बढ़ा रहे हैं, बूस्टर डोज ले रहे हैं, वो लेते रहना पड़ेगा। और समय अब आ गया है मेरे ख्याल से कि हमको धीरे धीरे से हम लोग को 12 से 15 वाले ग्रुप को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। और अगर रिसर्च हमारी प्रोवाइड करती है कि इवन 9 से 12 में भी दिया जा सकता है, तो इवन वी शुड स्टार्ट फॉर 9 ईयर्स से 15 ईयर्स वाला भी चालू करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही है, क्योंकि हम जब पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो शायद फिर कोई खतरा ना रहे, अभी भी जो थोड़ा खतरा बना हुआ है उसकी आशंका भी ना रहे। डॉक्टर सक्सेना, एक चीज सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी जब थर्ड वेव का हम जिक्र कर रहे थे, ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन के केसेस एकदम से देश में बढ़ रहे थे, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते गए, उसके साथ में डेल्टा वेरिएंट के केसेस एकदम से बढ़े, और अभी देखिए संख्या 2.5 लाख के भी पार पहुंच गई है। तो ये कैसे हुआ, इसका कारण क्या कुछ रहा? इसका कारण सबसे ज्यादा ये है कि मास्क हमारे हिंदुस्तान में जी नहीं लगाया जा रहा है। कहते सब लोग हैं कि हाँ मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, पर आप जब बाहर बाजार में जाएं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं लगा के, विलेजेस में तो बिल्कुल ही नहीं यूज कर रहे हैं। तो इससे ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेडर है, बड़ा फटाफट फैलता है, और मास्क लगाने पे बड़ी जल्दी फैल जाता है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो गई है, लेकिन अनवैक्सीनेटेड लोग भी उतने ही हैं। तो वैक्सीनेशन भी नहीं हो रहा पूरा, प्रोटेक्शन भी नहीं हम ले रहे, और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस अभी तक ओमिक्रॉन है जी। ये अच्छी बात है कि इतना सीरियसली इफेक्ट नहीं करता हर केस में, परंतु जैसे कि इंदौर में देखा गया, ये म्यूटेट होगा, और अब इसकी जो चोट है वो बढ़ेगी। तो इसलिए हमें अभी विजिलेंट रहना है, हमें अभी सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है, और मास्क पहनना है जरूरी, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर जोशी, एक आखिरी सवाल आपसे सर मेरा, ये जो वेरिएंट है जब बदलता है, यानी कोविड पहले डेल्टा हमने देखा, डेल्टा प्लस, उसके बाद कई सारे वेरिएंट आए, अब ओमिक्रॉन भी आया, जैसे जैसे इसका रूप बदलता है वैसे वैसे क्या इसका असर कम हो जाता है और फैलने की क्षमता बढ़ जाती है? इसमें अगर हम लोग कुछ इजरायली साइंटिस्ट ने स्टडीज की हुई है, जो मेरे हिसाब से काफी
रिलायबल मानी जाती है, तो उनके हिसाब से यह है कि जिस तरह से ये म्यूटेशन हो रहे हैं, इसका एक वायरस का एक लिमिट। चलिए शुक्रिया। आप दोनों का लगता है टेक्निकल कोई इशू है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सक्सेना आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋषि आपका। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर्स की ओर से बताई गई हैं, लेकिन उन बातों पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप बचे रहेंगे तो अपने परिवार के सदस्यों को बचाए रखेंगे, अपने दोस्तों को बचाए रखेंगे और आप स्प्रेडर नहीं बनेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी सावधानी और सतर्कता, अपना ख्याल रखिए। फिलहाल इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।